नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 26 मई 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सभी विषयों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। आगामी परीक्षाएं जो आपकी होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस क्लास में बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बनाकर और सभी बातें ध्यान से सुनिए। निश्चित तौर पर आपको आगामी परीक्षाओं में इससे सहायता मिलने वाली है। चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं मित्रों। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। ये बात एकदम सही है। बारिश में हम छाते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो छाता जो है वो हमें बारिश नहीं रोक सकता, यानी बारिश को रोकने की उसकी जो है वो औकात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो हम सबको क्या करता है, बारिश में खड़े रहने का हौसला देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं है, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो इंग्लिश में आपके सामने लिखा गया है, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इंडिया रिवाइज्ड हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $83.5 बिलियन इन 2021-22, यानी 2021-22 ने अपना भारत ने अपना जो है वो विदेशी निवेश जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो कितना कर लिया है, तो 83.57 बिलियन डॉलर जो है, इतना भारत ने अपना क्या कर लिया, विदेशी निवेश कर लिया है। अगर कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है मेरे मित्र, या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उन सब के सिलेबस में इस प्रकार के टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो ज़रूर ध्यान रखें इस बात को। तो यहाँ पर 83.57 जो बिलियन डॉलर है, ये राशि जो है वो मेरे मित्रों भारत ने जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में 2021-22 का ये डाटा जो है वो आपके सामने रखा है। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई वाले देश कौन कौन से, यानी सीधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत से कौन कौन से देशों से आता है, वो जरा देखिए। इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं इन ऑप्शन में से देखकर कि सबसे ज़्यादा कौन सा आता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में सिंगापुर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी है 2021-22 में। फिर यूएसए है, उसके बाद में मॉरिशस है, उसके बाद में नीदरलैंड है, उसके बाद में आइसलैंड है, और उसके बाद में क्या है दोस्तों, यूके है। तो ये 6 वो देश हैं जिनका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा है। आपसे पूछा जाए तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा याद रखिए, उसके बाद यूएसए, उसके बाद में जो है वो मॉरिशस और नीदरलैंड है। कम से कम 4 नाम तो आपको ध्यान में होने ही चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा ले रहे हैं, यानी भारतीय प्रधानमंत्री हिस्सा लेकर वहाँ से वापस भी लौट चुके हैं मेरे दोस्तों। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसका आयोजन जापान में किया गया था अभी हाल ही में। कहाँ पर, जापान की राजधानी टोक्यो जो है, यहाँ पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, एक आपने सुगारू जल संधि पढ़ा होगा, सुगारू जल संधि। ये सुगारू जल संधि किन के बीच में है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जापान के 2 ऊपर वाले जो द्वीप हैं, उन द्वीपों के बीच में एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम क्या है, सुगारू जल संधि। ये भी आप ध्यान रखिएगा मित्रों। टोक्यो जो है वो यहाँ की राजधानी है, यहाँ पर ओलंपिक का आयोजन भी किया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी हिस्सा लिया, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इसमें हिस्सा लिया। और फूमियो किशिडो जो है वो जापान के क्या है, प्रधानमंत्री, वो भी सम्मेलन में शिरकत हुए। क्वाड जो है वो 4 देशों का एक सम्मेलन है जो हिंद महासागर और वैश्विक स्तर पर चीन की जो महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, उस महत्वाकांक्षा के विरुद्ध जो है वो इस प्रकार का एक संगठन है जो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर तैयार किया है। और इसका शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया, कहाँ पर, जापान में। चलिए जरा इसके बारे में और भी बात करेंगे इसके संदर्भ में विस्तार से। हाल में क्वाड फेलोशिप का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, अमेरिका में 100 छात्रों को अध्ययन हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करना, ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100 छात्रों को विज्ञान एवं तकनीकी के अध्ययन हेतु दिया जाने वाली सहायता, जापान में 100 छात्रों के अध्ययन हेतु स्कॉलरशिप देना। तो ये क्वाड देश के 4 जो देश हैं, इन 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख जो हैं, इन्होंने क्या किया है, मिलकर इस प्रकार की एक फेलोशिप शुरू की है, जिसके माध्यम से अमेरिका में इन देशों के जो हैं वो 100 छात्र जो हैं वो पढ़ सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे, विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, गणित, ये सब जो हैं इन विषयों की अमेरिका में जो है वो 100 छात्र अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा इन 4 देशों से मिलकर, और ये बच्चे अध्ययन क्या करेंगे, अमेरिका में करेंगे। 100 छात्र अमेरिका में अध्ययन कर सकेंगे। इनको स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए क्वाड फेलोशिप जो है ये प्रदान की जाएगी। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रकार के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए जो है वो आवेदन करने के लिए भी कहा है।
हाल ही में अनिल बैजल के स्थान पर दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, ये बताइएगा। तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो है वो इनको क्या बनाया गया, अभी हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है वो बनाया गया। दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया, तो विनय कुमार सक्सेना को। सलील पारेख को नहीं, मनोज सिन्हा को नहीं। तो मनोज सिन्हा कहाँ के हैं आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के नए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं वो ये वाले हैं। और राधा कृष्ण माथुर कहाँ के हैं, तो राधा कृष्ण माथुर जरूर ध्यान रखिएगा। राधा कृष्ण माथुर जो है वो कहाँ के हैं, तो लद्दाख के। राधा कृष्ण माथुर ये कहाँ के हैं, तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये लद्दाख से संबंधित है। चलिए ज़रा और बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब आगे हम लोग बातचीत करते हैं और सवालों के बारे में कि और कौन कौन से सवाल हमारे जानने लायक हैं। देखिए अगला सवाल है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा अभी हाल ही में एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है, इस एनडीबी की बैठक का आयोजन किया गया। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ब्रिक्स देश जो हैं, इन ब्रिक्स देशों का एक क्या है, बैंक है। ब्रिक्स देशों का एक बैंक है जिसको हम एनडीबी कहते हैं। इसमें ब्रिक्स देश के जो सदस्य नहीं है, कुछ ऐसे राष्ट्र भी इसमें शामिल किए गए हैं जिसमें बांग्लादेश भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फूमियो किशिदा नहीं, ये जापान के हैं, और शी जिनपिंग जो है वो चीन के हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो एनडीबी की अभी हाल ही में 7वीं बैठक जो है वो वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, और वर्चुअल रूप से इस बैठक में निर्मला सीतारमण जो भारतीय वित्त मंत्री है उन्होंने इस बैठक की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगला सवाल है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, इस वर्ष की इसकी थीम क्या है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी जैव विविधता दिवस की थीम जो है वो इनमें से क्या है, और दिवस जो है वो विविधता दिवस मनाया गया, इस वर्ष की इसकी थीम क्या है। सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, मानव जीवन और जैव विविधता, जल और जैव विविधता, इनमें से कोई नहीं। तो सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए जैव विविधता दिवस की थीम इस बार यही रखी गई है, सभी जीवों के साझे भविष्य का क्या करना है, निर्माण करना है। सभी जीवों के साझे भविष्य का क्या करना है भैया, निर्माण करना है। ये इस बार की इसकी क्या रही है, थीम रही है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई के दिन मनाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, आपको यह बताना है। आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो 21 मई को मनाया गया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया, और राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो 24 मई को मनाया गया। इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो सभी कथन इसमें क्या है, सत्य। इनमें से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। निम्न में से सत्य कथन बताना है, तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, और जो है वो 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और राष्ट्रमंडल दिवस जो वो 24 मई को, और उपरोक्त सभी कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। विश्व आर्थिक मंच की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में, दावोस स्विट्जरलैंड में, नई दिल्ली में, भारत में। तो आपको पता होगा विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का आयोजन हमेशा कहाँ पर किया जाता है, दावोस में किया जाता है। इसलिए इसकी होने वाली बैठक को दावोस बैठक के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और दावोस कहाँ पर है, तो ये दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में मेरे दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 2022 की वार्षिक बैठक जो है विश्व आर्थिक मंच की, इसका आयोजन दावोस में किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ पर खोलेगा, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक वही है एनडीबी, ये एनडीबी जो है वो अपना क्षेत्रीय कार्यालय भारत में किस स्थान पर खोलने जा रहा है, ये आपको बताना है। और ये आपको बता दिया, यह कौन से देशों का बैंक है एनडीबी, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब में नहीं खोलेगा भैया, पंजाब में नहीं। और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश भर के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की है, और अपने एक मंत्री थे जिनके खिलाफ 1% कमीशन लेने, रिश्वत लेने का जो मामला सामने है, उसके बाद उन्होंने मंत्री को बर्खास्त ही नहीं किया बल्कि उसको जेल तक पहुंचा दिया। और ये पूरे देश भर में एक मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा ये मानना है कि एक मिसाल होगी। अगर देश भर के सारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते हैं, तो इस देश में वो समय दूर नहीं होगा जब जो है वो भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश हद तक ऐसा है कि उस पर काबू पाया जा सकता है। नई दिल्ली में भी नहीं दोस्तों, गुजरात में, राजस्थान में भी नहीं। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो स्थापित करेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ कहाँ पर किया है,
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ कहाँ पर किया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली। तो अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी जो है यहाँ पर क्या किया गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। यहाँ पर अभी हाल ही में इस प्रकार के रिसर्च का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं मित्रों। रिद्धम ममानिया का संबंध किस राज्य से है जो सबसे कम उम्र की एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही बनी है? तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों, इसका संबंध राजस्थान से नहीं, हरियाणा से नहीं, गुजरात से नहीं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की रहने वाली रिद्धिम ममानिया जो है वो अभी हाल ही में जो है वो एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की जो है वो बालिका बन चुकी है। चढ़ाई करने वाली पहली इस प्रकार की सबसे कम उम्र की क्या है? पर्वतारोही है। तो इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। अब कुछ और बातें जो डिटेल में हमें करनी चाहिए उन पर भी बातचीत करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो वो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन में इस दिवस को मनाने का विचार किया गया। इसके अगले वर्ष 29 दिसंबर 1993 को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया जैव विविधता दिवस वर्ष 2000 तक 29 दिसंबर को मनाया जाता रहा है। इसके बाद वर्ष 2001 से यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है सभी जीवों के साझे भविष्य का क्या करना है? निर्माण करना है। और यही सवाल आपसे पूछा गया था। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था और इस बार की थीम जो है वो सभी जीवों के साझे भविष्य का क्या करना है? निर्माण करना है। पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुद्दा हो उसकी थीम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में अक्सर आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए 23 मई 2022 को जापान के 2 दिवसीय दौरे पर गए और वापस भी इस दौरे से आ चुके हैं। जापान भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान संबंधों को इस क्षेत्र हेतु महत्वपूर्ण बताया है। जापान के प्रधानमंत्री की हाल ही में भारत यात्रा के सकारात्मक परिणाम रहे हैं, जिसमें भारत में अगले 5 वर्षों में 50 अरब यानी कि लगभग 40 से 42 अरब डॉलर का सरकारी और निजी निवेश शामिल है। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति यानी विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए की गई थी और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड जो है उसके संदर्भ में क्या बात सामने आई है? यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया। आशा कार्यकर्ताओं की टीम के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में आशा कार्यकर्ता सबसे आगे है और इनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। भारत में 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का समूह है। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने तथा ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचाने सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें प्रदान किया गया। इस छठे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड की घोषणा WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने की थी। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के पुरस्कार विजेताओं का फैसला WHO के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी भारत में काम करने वाली जो आशा कार्यकर्ता है उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से क्या किया है? सम्मानित किया है। चलिए इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताया गया होगा कि 20 मई को यह दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से विश्व मौसम विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया। मेट्रोलॉजी माप और इसके अनुप्रयोग का विज्ञान है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 1875 में मीटर अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह संधि विश्वव्यापी सुसंगत माप प्रणाली के लिए आधार प्रदान करती है।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस उन सभी लोगों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जो पूरे वर्ष अंतर सरकारी और राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संगठनों और संस्थानों में काम करते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों है, इस वर्ष की इसकी थीम डिजिटल युग में मौसम विज्ञान है। इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि डिजिटल तकनीकी हमारे समुदाय में क्रांति ला रही है और वर्तमान में सबसे रोमांचक प्रवृत्तियों में से एक है। इस थीम की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेस्ट एंड मेजर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के द्वारा संयुक्त रूप से जो है वो की गई है। इसके बाद मेरे मित्रों आभा मोबाइल ऐप के बारे में भी जरा सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आभा ऐप जो है वो शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आभा ऐप राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप का ही नया रूप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आभा मोबाइल एप्लीकेशन में नई व्यवहारिक चीज़ें हैं जैसे एडिट प्रोफाइल, आभा नंबर 14 अंक का है को आभा एड्रेस के साथ लिंक और अनलिंक करना है। इसके अलावा फेस ऑथेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक तथा लॉगिन तथा पंजीकरण संबंधी एबीडीएम आधारित सुविधा व काउंटर पर क्यूआर कोड की स्कैनिंग सुविधाओं को भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसको लेकर के यह आभा मोबाइल ऐप जो है वो क्या किया गया था, विकसित किया गया था। इसके बाद है रास बिहारी बोस के बारे में ज़रा सुनिएगा। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल प्रांत के सुबलदाहा गांव में हुआ। रास बिहारी बोस ने गदर आंदोलन का नेतृत्व करने से लेकर के भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना तक स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रास बिहारी बोस वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के खास प्रभावी थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन और उसके बाद की घटनाओं ने रास बिहारी बोस को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रख्यात क्रांतिकारी नेता जतिन बनर्जी के मार्गदर्शन में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। गदर आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु यह अल्पकालिक थी क्योंकि जल्दी ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की उनकी योजना का खुलासा हो गया था, जिसने अंततः उन्हें जापान जाने के लिए मजबूर कर दिया, जहां उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का नया अध्याय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना था। जापान ने आज़ाद हिंद फौज के गठन में सहयोग दिया। बाद में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जापान सरकार ने उन्हें सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था। तो ये सब ध्यान रखना। रास बिहारी बोस का संबंध आज़ाद हिंद फौज से है और रास बिहारी बोस के संदर्भ में सवाल अधिकतर फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं। चलिए अगला है, यहाँ पर सुरुई लिली महोत्सव जो है वो मणिपुर राज्य में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। यह इसका चौथा संस्करण मेरे दोस्तों। वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जाता है और 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा उखरुल जिले में सिरुई गांव में किया गया। यह त्यौहार अप्रैल और मई के आसपास आयोजित किया जाता है क्योंकि सिरुई लिली के खिलने का समय होता है। यह फूल केवल मणिपुर के उखरुल जिले में पाया जाता है और इसे विश्व में कहीं भी नहीं उगाया जा सकता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना। इस प्रकार का जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जा रहा है, तो मणिपुर राज्य में मनाया जा रहा है। इसके बाद एक पिछले दिनों बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन ने इस्तांबुल में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियंस 2022 में 52 किग्रा वर्ग में थाईलैंड की ओलंपियन जूतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर विश्व खिताब जीतने में 5वीं भारतीय महिला बन गई। मनीषा मौन और प्रवीण हडा ने भी अलग अलग वर्ग में 57 किग्रा और 63 किग्रा में कांस्य पदक जीता। इसमें भारत ने आखिरी बार यह विश्व खिताब तब जीता था जब मैरी कॉम ने वर्ष 2018 में दिल्ली में 6ठी बार चैंपियन बनी थी। तो ये निकहत जहरीन है जिनका नाम आगामी परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, यहाँ पर आपके सामने जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा, जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन
मुक्ति प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्य बल के अंग के रूप में यह गठबंधन पिछले साल जारी किए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी संकल्प पंचामृत को पूरा करने के लिए इस अभियान में सरकार, व्यापार जगत और अन्य पक्षकारों को शामिल किया जाएगा। प्रबंधन सलाहकार संस्थान केरिन और भारतीय विचार मंच ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहयोग से यह गठबंधन नेताओं को जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेगा। तो आपको बताना है जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा जो है उसके बारे में कि विश्व आर्थिक मंच की दावोस में अभी बैठक चल रही है ने भारत की जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है अभी हाल ही में। तो यह जो है वो आपको ध्यान रखना है, अच्छी बात है। द अवध क्वाड्रेंट क्या चीज़ है जरा देखिएगा। चीन की राजधानी पेइचिंग में भारतीय दूतावास तथा हांगकांग, शंघाई और ग्वांगझोऊ में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 के संघर्ष पर आधारित एक नाटक है जो द अवध क्वाड्रेंट का मंचन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। इंडिया @75 आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आपको जानकारी हो कि यह कार्यक्रम आगामी 15 अगस्त 2022 के 75 वर्ष पूर्व से आयोजित किए जा रहे हैं। तो द अवध क्वाड्रेंट क्या है? तो भैया अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह और उनकी बेगम जो थी उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जिस प्रकार की बातचीत 1857 में हुई उस पर आधारित एक क्या है, ये है एक नाटक है। चलिए अगला पॉइंट जरा देखिए क्या है। हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश शामिल है जिसमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF का उद्देश्य आने वाले दशकों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संबंधों को मजबूत करना है। यह अमेरिका एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक मजबूत और समायोजी अर्थव्यवस्था सृजित करेगा। ये देश साथ मिलकर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम तय कर रहे हैं जिनसे उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से विकसित होगी। जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत के सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि IPEF पहल में समायोजी आपूर्ति श्रृंखला की आधारशिला रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो आपसी विश्वास, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर चीन के कदमों का विकल्प साबित होगा। यानी भारत और अमेरिका और इन देश के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ये सब मिलकर जो हैं वो हिंद महासागर में किस प्रकार चीन की जो बढ़त है या चीन जो आगे बढ़ रहा है, अपने पैर पसार रहा है हिंद महासागर में, उसको किस प्रकार काबू किया जा सकता है, किस प्रकार उनको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको लेकर शुरू किया गया एक क्या है रूपरेखा है जिसका नेतृत्व है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया जा रहा है। अब 2-3 पॉइंट्स में आपको रिवीजन के बता देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे दोस्तों। अभी हम अप्रैल महीना जो है उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, आप जरा उन पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। एक तो है ग्रैमी अवार्ड, आपको मालूम होना चाहिए मित्रों क्या है ग्रैमी अवार्ड, किसको दिया गया था। ग्रैमी 2022, ग्रैमी अवार्ड 2022 किसको प्रदान किया गया, तो ये ध्यान रखना ये इसका 64वां संस्करण था। ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण था, ये 64वां संस्करण था। और किसको प्रदान किया गया, तो ध्यान रखना एक तो भारतीय कलाकार है रिकी केज, क्या है रिकी केज, इनको जरूर ध्यान रखना, इनका सवाल आ सकता है। रिकी केज के अलावा फाल्गुनी शाह जो है,
फाल्गुनी साहा, फाल्गुनी साहा, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये पॉइंट्स है पहला, यानी ग्रैमी अवार्ड 2022 जो वो किसको दिया गया, तो ग्रैमी 2022 का 64वां संस्करण रिकी केज और फाल्गुनी साहा को क्या किया गया, प्रदान किया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से एक पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। ये कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन देता है। ये किसको दिया गया इस बार, ये रामदरस को दिया गया। रामदरस मिश्र जो हैं इनको क्या किया गया, प्रदान किया गया। इनका कौन सा काव्य संग्रह जिनके लिए इन्हें दिया गया, तो है मैं तो यहाँ हूँ। क्या है इनका संग्रह, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया। मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें क्या किया गया, इसे प्रदान किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पर है फर्स्ट लता दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया, फर्स्ट लता दीनानाथ पुरस्कार, लता दीनानाथ, फर्स्ट लता दीनानाथ पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया, पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो ये फर्स्ट लता दीनानाथ पुरस्कार जो वो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। पहला पुरस्कार है जो नरेंद्र मोदी को यह प्रदान किया गया। इसके बाद जो है वो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी इस बार हुई है, उनको भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। मनोज सिन्हा जो है, मनोज सिन्हा कह दीजिए, मनोज सिंह कह दीजिए, ये जो हैं वो नए सेना प्रमुख मनोज कुमार कह दीजिए, ये बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी जो हैं इनको क्या बनाया गया है, के बेरी है ये, सुमन के बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। मनोज सोनी, इसके बाद क्या है भैया, मनोज सोनी को किस पद पर अपॉइंट किया गया है, तो मनोज सोनी जो है इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में है अजय कुमार सूद, इनको किस पद पर अपॉइंट किया गया, तो अजय कुमार सूद साहब जो हैं इनको वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया केंद्र सरकार का। इसके अलावा विनय मोहन क्वात्रा, इनको क्या किया गया है अभी हाल ही में, तो ध्यान रखिएगा, इनको विदेश सचिव जो है वो बनाया गया है, हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर विदेश सचिव बनाया गया। और हर्षवर्धन श्रृंखला जो है इनको G20 समन्वयक बनाया गया है। हर्षवर्धन श्रृंखला जो है इनको क्या बनाया गया है, तो हर्षवर्धन श्रृंखला जो है इनको बनाया गया है G20 का समन्वयक किसको बनाया गया, हर्षवर्धन श्रृंखला को बनाया गया है। इसके बाद है दोस्तों शांति सेठ, क्या है, शांति सेठ कौन है, सेठी कह दीजिए, शांति सेठी कमला हैरिस की कार्यवाहक सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया अमेरिका में। इनको कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका की, उनके लिए कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार इनको बनाया गया है। इसके अलावा केतनजी ब्राउन जैक्सन इनको क्या किया गया है, तो केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है ये अमेरिका में पहली अश्वेत महिला है जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की क्या बनाई गई है, न्यायाधीश बनाई गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको रिवाइज करा है, जरूर ध्यान रखिएगा। आगामी परीक्षाओं में इनमें से किसी फैक्ट से आपका सामना हो सकता है। और आगामी इसी प्रकार कुछ रिवीजन लेकर मैं जल्दी वीडियो मेंस के लिए खास तौर से आपके लिए पूरा रिवीजन जो हो सकता है वो कराने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी इसी प्रकार क्लास के साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।